वेलकम बैक बेटा। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? बेटा कैसी जा रही है पढ़ाई? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर किसी किस्म का कोई शक हो तो ऑब्वियसली आप कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ऑफिशियल नंबर है वो इस पर स्क्रीन पे चल रहा होता है। अगर स्क्रीन पे नहीं चल रहा है या किसी किस्म का इशू है तो आप उसके ऊपर LMS के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो अभी तक भी आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जा रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। ओके बेटा, हमने लास्ट टाइम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस शुरू किए थे और कंपाउंड ऑफ हैलोजन में हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे जो कंपाउंड उसके हाइड्रोजन के साथ होते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्राइड्स। पेज नंबर 83 तक बातें हो गई थी। ये टॉपिक भी बेसिकली ना बनता मोस्टली इसमें से बोर्ड में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो शॉर्ट ही पूछी हुई हैं उसने, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड आल्सो। आप लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसकी चीज़ों को जहन में रखा करें। हैं बेसिकली बातें एक जैसी हैं। हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था? हमने शुरू में उसकी प्रिपरेशन डिस्कस की थी। हमने ये देखा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को डायरेक्टली मिलाने से, मैं जल्दी से ज़ुबानी बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, अपने जहन में रिवाइज़ कर लें। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को डायरेक्टली मिलाने से हम HF हासिल कर सकते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को डायरेक्टली मिलाने से हम HCl हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। उसके बाद ये बात हुई कि जनाब जो HBr और HI हैं उनको भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन द रिएक्शन शुड बी ऑन द हाई टेम्परेचर। फिर हमने ये देखा कि जब HF और ख़ास तौर पे HF को हम डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट डू डैट। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इज़ टू फास्ट, विगरस होता है रिएक्शन, बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है और एक्सप्लोसिव होता है। तो हम उसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं? हम रिएक्शन करवा लेते हैं उसका सोडियम क्लोराइड के साथ, ये सोडियम सल्फेट के साथ, ये सोडियम ब्रोमाइड के साथ और सोडियम आयोडाइड के साथ उसको रिप्लेस करवा लेते हैं। जैसा कि आप 83 पेज पे आपने पढ़ा सबसे पहले। और आप उसमें सोडियम, अगर आप रिएक्शन मिसाल के तौर पे सोडियम फ्लोराइड के साथ करवा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपको बना देगा HF और साथ में Na2SO4। क्लियर होगी जी बात? ओके, जल्दी से इसको देखें। उसके बाद हमने फिर ये देखा कि हम ब्रोमीन को ऐसे नहीं हासिल कर सकते, HBr को यूं नहीं हासिल कर सकेंगे, HI को यूं हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर हमने देखा कि जनाब अली अब इनके प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए, तो उसमें हमने जनरली पहले HF को स्टार्ट किया। हमने ये देखा कि HF जो है वो मोनोमर की फॉर्म में यूजुअली पाया जाता है। अब देखें ना, जैसे वाटर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर है, तो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये 3 डायमेंशनल होती है। मतलब एक बॉन्डिंग यूं चल रही है और साथ में बॉन्डिंग यूं भी चल रही है। अब आपके सामने ये जो बोर्ड है ये 2D है, ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल। आप इस बोर्ड के इन एंड आउट को नहीं देख सकते, ये 3 डायमेंशनल नहीं है। तो 3 डायमेंशनल वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि वो पूरा एक 3D चेन बना लेता है, एक पूरा 3D स्ट्रक्चर बना लेता है, हर तरफ ग्रो करता है, हर तरफ बॉन्डिंग बना रहा होता है। लेकिन HF ऐसा नहीं कर पाएगा, HF ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि HF के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिंपल एक ही तरफ होगी, यूं ऐसे चलेगी, इधर हाइड्रोजन फिर फ्लोरीन, यानी उसकी बैक पे एक स्ट्रक्चर नहीं बन सकेगा। बैक पे अगर बनेगा तो वो एक नई चेन बन रही होगी, बैक पे ये स्ट्रक्चर ग्रो इस तरह से नहीं होगा जैसे वाटर में होता है। फिर हमने एक बात ये की कि हाउ हाइड्रोजन फ्लोराइड एग्जिस्ट। तो हमने ये देखा कि ये मोनोमर और जो हेक्सामर है इनके इक्विलिब्रियम का नाम है, इनमें इक्विलिब्रियम मौजूद होता है कि HF जो है वो 6HF मॉलिक्यूल मोनोमर, और HF6 लिखूंगा तो इट विल बी मीनिंग दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीमर। ठीक हो गया? तो पॉलीमर को ही हम हेक्सामर कहते हैं। देखें ना, पॉलीमर, मोनोमर का क्या मतलब है? 1 यूनिट। डायमर का क्या मतलब है? 2 यूनिट। ट्राइमर का क्या मतलब है? 3 यूनिट। टेट्रामर का क्या मतलब है? 4 यूनिट। तो जब एक से ज़्यादा यूनिट होने लग जाए तो इसी को पॉलीमर कह देते हैं। पोली मतलब मैनी, तो हेक्सामर की फॉर्म में ही होता है बेसिकली। हेक्सामर को पॉलीमर भी कह सकते हैं।
लेकिन स्पेसिफिकली आप यहाँ पे इसको हेक्सामर कहेंगे क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें इतने यूनिट मिले हैं, हेक्सामर। ठीक हो गया? ओके जनाब, बस यहाँ तक हुई थी बात हमारी। उसके बाद जनरल सी बातें हैं वो आपको मैंने बुक पे ज़रा मार्क करवानी है। पेज नंबर 83 पे देखें ज़रा। पेज नंबर 83 का जो टेबल बना हुआ है, इससे टेबल से नीचे देखें। टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि इस टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है, वो डिस्कस करते हैं। 83 पे टेबल के नीचे वाली लाइन देखें ज़रा। 4 बातें लिखी हुई हैं। क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहता है ये चारों टॉप टू बॉटम बड़ी खूबसूरती के साथ, ट्रेंड के साथ इंक्रीज करती हैं, लेकिन इसमें से डिफरेंट कौन है? इसमें से डिफरेंट है सिर्फ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और उसकी रीजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और उसकी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर होगी? 4 चीजों की बात की उसने। क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या थी? मिलने से हीट जो निकलेगी, 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं तो उसकी वजह से जो हीट निकलेगी। हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये चारों टॉप टू बॉटम HCl से, HF की बात नहीं हो रही, HCl से HI तक इंक्रीज होती हैं, लेकिन HF के केस में ये चारों चीजें अलग ही खाता रखती हैं। ये चारों चीजें अलग ही सिस्टम रखती हैं। वो क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये है भी लिक्विड फॉर्म में, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी ना, है भी लिक्विड फॉर्म में। बाकी HCl, HBr, HI, ये तीनों जो हैं ये गैसियस फॉर्म में, लेकिन सिर्फ HF ऐसा जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन होता वोलेटाइल ही है। ये भी होता ही क्या है? वोलेटाइल ही होता है, यानी रूम टेम्परेचर पे भी मौजूद है तो वेपर्स फॉर्म उसके बनते रहेंगे, वेपर्स में बन के उड़ता रहेगा। ओके जनाब अली, एक बात तो ये कर दी। उसके बाद मुझे ये बताएं कि वंडरवाल फोर्सेस का क्या हिसाब किताब होगा? वंडरवाल फोर्सेस क्या हो रही होंगी, इसको भी मार्क करें जरा। किधर गया? हाँ जी, इसी पैराग्राफ की जो 3rd लाइन देखें जरा, 4th। वंडरवाल फोर्सेस वो हैं, वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही होती हैं। वंडरवाल फोर्सेस टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती हैं? इंक्रीज हो रही होती हैं। इसको मार्क कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें। रीजन आप बता दें मुझे कि क्यों इंक्रीज हो रही होंगी। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। HF का साइज छोटा है। मिसाल के तौर पे ये फ्लोरीन है, ये साइज है इसका, लेट्स से ये साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ ब्लू। HCl का साइज इतना है, Br का साइज इतना है, आयोडीन का साइज इतना है। ये हाइड्रोजन तो साथ उतना सही है, ये HF, HBr, HI, ऐसे ही जनाब। ये क्या है? HF है। ये क्या है? HCl है। ये क्या है? HBr है। ये क्या है? HI है। तो आप बता दें अब कि साइज और पोलराइजेबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है? साइज इंक्रीज होने से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने से वंडरवाल फोर्सेस विल बी इंक्रीज्ड। इसलिए हम ये कहेंगे कि HF, HCl, HBr, HI, इन चारों में सबसे ज़्यादा जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं टॉप टू बॉटम। ऐसे ना छोटा सा एक लिख लिया करें साइड पे, एरो लगा के, एक इससे मार्क हो जाता है। उससे क्या आसानी होगी? मिसाल के तौर पे पेपर की नाइट को बैठ के, सुबह पेपर है, आप बैठ के रिवाइज़ करें तो एक नज़र में जब यूँ करके बुक को आप चलाएंगे, हाथ पे फेरेंगे, तो आपको एक नज़र में नज़र आ जाएगा कि यहाँ इस टॉपिक में ये मेन बात है, इस टॉपिक में ये मेन बात है, इस टॉपिक में ये मेन बात है। रिवाइज़ करने में आसान होता है। तो HF देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा, Cl का साइज बड़ा, Br का साइज बड़ा, HI का साइज उससे बड़ा। तो मोर पोलराइजेबिलिटी मींस मोर वंडरवाल फोर्सेस, मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, इसमें इतनी सी बात है। ओके जी, नेक्स्ट टाइम बस अब शॉर्ट क्वेश्चन की एक छोटी सी बात है, वो ये कि मुझे ये बताएं
कि HF स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या HI स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? एसिड स्ट्रेंथ बताएं जनाब। HF, HCl, HBr, HI। कोई चीज, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है और वीक कब होता है? हम ये जानते हैं कि जो एसिड इजीली प्रोटॉन रिलीज करे, वी विल से कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिंपल सी बात। एसिड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? एसिड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? हाइड्रोजन या प्रोटॉन शुड बी रिलीज्ड इजीली, बस इतनी सी बात। ना HF हमारे का ही रिश्तेदार है, ना HI हमारा कोई मामे का मुंडा है, ऐसा तो नहीं है ना। HCl, HF, HBr जो भी हो, हमने ये देखना है कि कौन उसमें से इजीली प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि HF रिलीज करेगा? अव्वल तो HF के जो कंपाउंड है, फ्लोरीन के जो कंपाउंड है, मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन के कंपाउंड की डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा थी। मैंने आप बेटा एक बात क्लियर कर लें, चलें याद आ गया। फ्लोरीन के F2 के मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी कम है, लेकिन फ्लोरीन के कंपाउंड्स की डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उनको तोड़ना आसान नहीं होता। एक बात। दूसरी बात यह कि फिर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो हाइड्रोजन विल नॉट बी इजीली रिलीज्ड इन द केस ऑफ HF। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, HBr उससे भी स्ट्रॉन्गर होगा और HI सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। सो आई कैन से कि HI विल बी स्ट्रॉन्गर देन HBr, HBr विल बी स्ट्रॉन्गर देन HCl और HCl विल बी स्ट्रॉन्गर देन HF। एसिड स्ट्रेंथ इस तरह से इंक्रीज होगी। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि HF इज वीकर देन HCl, वीकर उससे स्ट्रॉन्गर जो है वो HBr है और HBr से भी जो स्ट्रॉन्गर है वो HI है। बात एक ही। अच्छा, इसी बात को अगर मैं रिड्यूसिंग के तौर पे कहूं तो क्या होगा? सेम होगा। HI is more reducing than HF. HF is oxidizing. HF is अगर मैं ये कहूँ कि HF और HCl में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? HF more oxidizing, less reducing, more oxidizing, less reducing एजेंट। और जब हम टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं HI तक, तो लेस ऑक्सीडाइजिंग और मोर या स्ट्रॉन्गेस्ट reducing एजेंट। बस जी इतनी सी बात। क्लियर जी? ओके। उसके बाद एक इक्वेशन है सिंपल सी, उसमें देख लें जरा। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि HI का मिसाल के तौर पर, अब यही वाली बात है ना, रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात। अगर HI का रिएक्शन करवा दूं सल्फर के साथ तो क्या बन जाएगा? H2S बन जाएगी और साथ में आयोडीन बन जाएगी। इसके बनने का क्या मतलब है कि HI ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। देखें, दोनों तरीके से देख सकते हैं ना। हाइड्रोजन को लूज कर दिया तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप अगर इसकी उसकी स्टेट के लिहाज से देखें तो यहाँ पे इसकी स्टेट है -1, इधर क्या है? 0। तो इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया। क्लियर होगी जी बात? सॉरी, इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ -1 है ना, तो यहाँ 0 होगी, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज इज ऑक्सीडेशन।
तो वही वाली बात कि रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। चलें ओके जी बेटा, नेक्स्ट शुरू करते हैं। आज 10-15 मिनट हैं अभी, और आज वैसे भी थोड़ा सी पड़ा है। नेक्स्ट इसके कंपाउंड हैं ऑक्साइड ऑफ हैलोजन। पहले हमने देखा हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, अब देखेंगे क्या नाम है इसका, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। बात इसमें यह है कि ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन के भी कंपाउंड हैं, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन के भी कंपाउंड हैं, ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन के भी हैं, ऑक्सीजन के साथ आयोडीन के भी हैं। लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो बुक में लिखे हुए हैं और जो कमर्शियली इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जनरली कंपाउंड तो हैं और भी, लेकिन उनको जनरली फिर डिस्कस नहीं किया जाएगा। जब हम देखते हैं कि फ्लोरीन के साथ कौन कौन से कंपाउंड हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके फ्लोरीन के साथ कंपाउंड OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और उसके बाद ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। नाम मैंने साथ साथ बोल भी दिए हैं, नाम बुक में भी लिखे हुए हैं। क्या? OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। पेज नंबर 84 पे देखें ज़रा, स्ट्रक्चर बना हुआ है OF2 और O2F2 का। इसके रिएक्शन से ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन भी हैं अपनी जगह पे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्या स्ट्रक्चर है इसका? OF2 का क्या है? ऑक्सीजन फ्लोरीन, सिंपल। O2F2 का क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, O2F2। O3F2 का क्या होगा? ऑक्सीजन 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 फ्लोरीन फ्लोरीन। ये लीजिए, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया यूं, ऐसे कर लो। समझ आ गई क्या बनी बात? OF2 सिंपल, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर H2O जैसे होता है, ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, उसके बाद O2F2 में 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, ट्राई में क्या होगा? ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में 3 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। क्लियर होगी बात? ओके जी, पेज नंबर 84 पे देखें ज़रा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को डायरेक्ट रिएक्शन करवा के आपस में बनाया जा सकता है ऑक्सीजन ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या बनाया जा सकता है? इसकी प्रिपरेशन में क्या है? ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O3F2, O3F2। इनको डायरेक्ट रिएक्शन करवा के बनाया जा सकता है, लेकिन ये रिएक्शन होगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मौजूदगी में। क्यों बोला? ऑक्सीजन का जो O2 है ना, अब देखें ना आप चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें और O3F2 बना दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ज़रूरी है, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट ज़रूरी है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इजीली नहीं टूटता, ये डायरेक्टली इजीली रिएक्शन इसीलिए नहीं करता, वरना तो इस दुनिया में हर जगह ही ऑक्सीजन रिएक्शन करके बैठा हो, मौजूद भी है। लेकिन ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है, ऑक्सीजन का जो O2 का जो मॉलिक्यूल है, इसका तोड़ना मुश्किल काम है, डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी कम है, लेकिन ऑक्सीजन की डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। तो इसके लिए फिर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? हमें या तो इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता है, या फिर यह है कि आप वेरी हाई टेम्परेचर दें, कोई 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की बात इसने बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि या तो आप इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, या फिर इसको हाई टेम्परेचर देते हैं। ठीक हो गया जनाब। ओके, एक चीज़ मैं अंडरलाइन करवाना चाह रहा हूँ, वो देखें ज़रा,
ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की जो सेकंड लाइन है, एट 363 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक डार्क रेड विस्कस लिक्विड है, लेकिन ये रेडिश ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज के लिए। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद O3F2 का ब्रेकडाउन अगर हो, ये तो बनने की बात, ये क्वेश्चन बुक में नहीं लिखी उसने, सिंपल सी बात है वैसे तो। O3F2 का अगर ब्रेकडाउन करवाएं तो ये बनाता है O3F2। इसको आप ब्रेकडाउन करवाएं तो ये बना देता है ऑक्सीजन और साथ में O2F2 के 2 मॉलिक्यूल। हुआ क्या है बेसिकली, और से देखें ज़रा। O3 था ना, इसका एक एटम ऑक्सीजन का निकल गया, एक मॉलिक्यूल का। इसी तरह दूसरे O3F2 का एक और ऑक्सीजन निकल गया। इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना दिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, O2। पीछे बचा क्या था यहाँ पे, O2F2। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल क्या था, O2F2, 2 O2F2। मुश्किल है कोई, छोटी सी बात है, जहन में रख लें। ठीक हो गया। ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ब्रेकडाउन होता है, डीकम्पोज होता है इन द टू मेक द ऑक्सीजन एंड O2F2। और वो ऑक्सीजन बेसिकली बनी कहाँ से, एक ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल से निकला, एक ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल से निकला। इन दोनों ने आपस में मिलकर ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल बना दिया और पीछे बचा क्या, O2 और F2। ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा। O2 और F2 को O3F2 को, वही वाली बात है कि अगर इसको फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बनाएगा ये फिर भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो O2 और F2 बना देगा। इसको बैलेंस कर दूं तो 3 लगा देता हूं इसके साथ और 2 आ जाएगा इसके साथ यहाँ पे। क्लियर होगी जी बात। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, 2 रिएक्शन है इसके। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, O2F2। फ्लोरीन की अमाउंट इसके अंदर गौर करें तो बढ़ गई जब आपने फ्लोरीन ऐड करवाई है तो। ओके जी, नेक्स्ट देखें जनाब, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, बेसिकली आपने ये ना ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन और इनको ऑक्सी एसिड्स में आगे जाके पढ़ना भी है, पेज नंबर 86 और 87 के ऊपर। इसलिए फ़िलहाल मैं उतनी सी बात ही बताऊंगा जितनी ये बात यहाँ पे लिखी, क्योंकि ये आगे जाके भी डिस्कस हो जाने, मज़ीद तफसील से ज़रा डिस्कस हो जाने। ओके जी, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन में क्या होना है जनाब, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। बेटा ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन में हमने डिस्कस करने हैं 2। एक हमने डिस्कस करना है ClO2 और एक हमने डिस्कस करना है Cl2O7। कौन कौन सा, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। बड़ा अच्छा बच्चा होगा जो मुझे ये बताए कि क्लोरीन डाइऑक्साइड का नाम कहाँ सुना है। बेटा आपने जब अभी पिछला चैप्टर पढ़ा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, उसमें वाटर ट्रीटमेंट में ये बात हुई थी कि क्लोरीन गैस की निस्बत क्लोरीन डाइऑक्साइड का या ओजोन के साथ ट्रीटमेंट की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे आपने बात पढ़ी थी। ओके जी, सबसे पहले है जनाब क्लोरीन डाइऑक्साइड के सिलसिले में, पेज नंबर 84 का लास्ट लाइन क्या कहता है ये पेल येलो गैस है और इसको रिड्यूस करके सोडियम क्लोरेट, क्या सोडियम क्लोरेट NaClO3 सोडियम क्लोरेट को रिड्यूस करके हम ClO2 हासिल कर सकते हैं। कैसे होगा देखें ज़रा। अगर ये सोडियम क्लोरेट किसी जगह पे मौजूद है, किसी सॉल्यूशन में मैंने इसको डाला है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा फ़ौरन, ये बना देगा सोडियम पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव। ठीक हो गया।
बुक में ये क्वेश्चन नहीं लिखे उसने। आपको पेज नंबर 85 पे देखें ज़रा, पहली क्वेश्चन उसने लिखी है ClO3 नेगेटिव से उसने रिएक्शन करवाया है। कंफ्यूज नहीं होना कि ClO3 नेगेटिव कहाँ से आ गया, अभी तो पीछे बात की थी सोडियम क्लोरेट की, तो अब ClO3 नेगेटिव कहाँ से आया, ये बेसिकली यहाँ से आया। ये इक्वेशन उसने नहीं लिखी। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये इक्वेशन छोटी सी ऊपर चाहे लिख लो। उसने डायरेक्टली बात यहाँ से की है, वो कहता है कि अगर आप सोडियम क्लोरेट का रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। अब मैं वो इक्वेशन लिखने लगा हूँ जो बुक में लिखी हुई है। ClO3 रिएक्शन किसके साथ करवाया है, HCl के साथ। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, किस फॉर्म में मौजूद होगा ये, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। जब ये रिएक्शन होता है तो बनता है, एक तो हमारे काम की चीज़ बन गई क्लोरीन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज़ साथ में क्या बनेगी, दूसरी चीज़ साथ में बनेगी वाटर, और तीसरी चीज़ क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। क्लियर होगी बात। क्या बात हुई है, सोडियम क्लोरेट का रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडिया में, एसिड की प्रेजेंस में। HCl मिसाल के तौर पर हमने एसिड यूज़ किया है। जब ये आयनाइज हुआ तो ये बना देगा सोडियम और क्लोरेट आयन। हाइड्रोजन और HCl जो आयनाइज होगा वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन। तो रिएक्शन हुआ क्लोरेट का, मैंने डायरेक्टली रिएक्शन शो कर दिया HCl के साथ, तो इसने बना दिया क्लोरीन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरीन गैस। इसको बैलेंस कर दें, 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा, और 2 इसके साथ आ जाएगा, और 2 ही इसके साथ आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस होगी जी, ठीक हो गया। क्लियर बात, ओके। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है ClO2 बनाने का, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको पोटाशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन करवा दें और साथ में एसिड यूज़ कर लें, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, जब आपने यहाँ पे एसिड यूज़ किया था HCl, तो आपको गैस कौन सी मिली है, क्लोरीन गैस। तो अगर इसके अंदर आप साथ में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है ना, तो इसका रिएक्शन हो जाता है विगरस। इसका रिएक्शन क्या हो जाता है, विगरस। इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड भी डालते हैं। क्या करने के लिए, जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाए तो बात वही है, पोटाशियम एक तरीका हो गया ये, दूसरा तरीका हो गया ये, पोटाशियम क्लोरेट, इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हो चीज़ यही रही है, जैसे इसका सोडियम क्लोरेट का रिएक्शन करवाया था HCl के साथ, तो पोटाशियम क्लोरेट का रिएक्शन करवा रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फ़र्क क्या है कि ये रिएक्शन थोड़ा सा विगरस होता है, फास्ट होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, हम डाल देते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ऑर्गेनिक में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको वैसे बताया हुआ है C डबल बॉन्ड O OH OH, ऑक्सैलिक एसिड। ये बड़ा 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। क्लियर होगी जी बात, ओके। अब जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, एक चीज़ तो सिंपल है, जो आपका ये सॉल्ट बन जाए, ये पोटाशियम सल्फेट K2SO4। दूसरी चीज़, अब जब इसमें ऑक्सैलिक एसिड भी डाला है तो फिर इसका भी तो कोई ना कोई हिस्सा होगा ना। ये जो कार्बन है ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी चीज़ हमारी पसंद की चीज़ क्लोरीन डाइऑक्साइड, और चौथी चीज़ पानी। क्लियर। इसके अंदर भी, इस रिएक्शन में भी यहाँ पे NaCl बनेगा, लेकिन मैंने चूंकि बुक में भी उसने यहाँ पे सोडियम ऐड नहीं किया था तो इसलिए उसने शो नहीं किया, वरना जब सोडियम क्लोरेट डाला जाएगा तो फिर NaCl भी बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना, बुक में उसने नहीं लिखा हुआ ये बात, समझ आई बात। उसने एक्चुअली ये वाली चूंकि इक्वेशन लिखी नहीं है, ये वाली उसने डायरेक्टली क्लोरेट की बात की, तो इसलिए यहाँ पे NaCl भी नहीं शो किया। वरना ओवरऑल जब पूरी इक्वेशन लिखी जाएगी तो जैसे इसमें पोटाशियम सल्फेट बना ना K2SO4, ये इसी तरह इसमें भी NaCl बनेगा। क्लियर जी बात। चलें, एक पोटाशियम सल्फेट बन गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया इस कार्बन की वजह से, तीसरा क्लोरीन डाइऑक्साइड बन गई, और चौथा आपका वाटर बन गया। यहाँ पे 2 इक्वेशन इसकी मुकम्मल हुई।
अब मार्क करें ज़रा एक दो चीज़ें, क्या क्या चीज़ें भला। पेज नंबर 85 पे सेकंड पैराग्राफ देखें ज़रा। एक तो जनरल बात है इसमें, क्लोरीन डाइऑक्साइड एक्सप्लोड होती है क्लोरीन और ऑक्सीजन में वार्म करने पे। वाटर सॉल्युबल है, स्टेबल इन डार्क है, इसको अंडरलाइन करें। क्लोरीन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है, ये बात हमने वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ी। ज़ाहिर है वाटर सॉल्युबल होगी तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करेगी ना। उसके बाद अहम जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लोरीन डाइऑक्साइड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बस इतनी सी बात ध्यान में रखें एमसीक्यूज के लिए। क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 क्या है? डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ना पूछेगा, सिर्फ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाली बात ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया जी। बस उसके बाद इसका जो रिएक्शन है ये ऑब्वियसली एंटीसेप्टिक के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम होता है। फिर पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है कलर उड़ाने के तौर पे, कलर डीकलराइज करने के लिए, तो फिर इसका ये सारे इस्तेमाल आता है। ओके जी, लास्ट छोटी सी बात करते हैं और वो क्या है? सिर्फ क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड के साथ इंतहाई आसान सा रिएक्शन है। ये देखें ज़रा, HClO4 पर क्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर क्लोरिक एसिड, HClO4। इसका रिएक्शन करवाया जाता है P2O5 के साथ। Cl2O7, ये इसकी बात होने लगी अब पेज नंबर 85 के ऊपर। हाँ जी, किसके साथ रिएक्शन? HClO3 के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। और किसका रिएक्शन करवाएंगे? P2O5 का। इसके नतीजे में हमें हासिल होगी Cl2O7 और साथ में H3PO3। Cl2O7 इसका इंफॉर्मेशन के लिए इसका वो लिख लें, स्ट्रक्चर आपको आसान होगा याद करने में। ऑक्सीजन, क्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 Cl2O7 ये बन गया। 2 Cl, 3 और 3 6 और एक साथ ऑक्सीजन, Cl2O7 H3PO4। क्लियर होगी जी बात? बस इतनी सी बात है इसकी। और ये एक एनहाइड्राइड रिएक्शन है, पर क्लोरिक एसिड के साथ होता है। ऑब्टेन करते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिहाइड्रेशन। सिर्फ डिहाइड्रेशन होती है ना, वाटर इसके अंदर से निकल, HClO3 के अंदर से वाटर निकल जाता है। ये देखें ना, अगर मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकालूँ तो क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा हाइड्रोजन, ये क्या बन गया? वाटर बन गया। पीछे बचा क्या? ClO2। तो ये दो आपस में कंबाइन करके 2 Cl और जो 7 ऑक्सीजन Cl2O7 ये बना देते हैं। क्लियर होगी जी बात? सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रख लें कि HClO3 P2O5 के साथ, जब P2O5 आपने पढ़ा हुआ कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो Cl2O7 बना देते हैं और H3PO4, छोटी सी इक्वेशन है। बस इतना सा रखें इसको। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 2 इक्वेशन जो हैं ये कंप्लीट करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन। आज हमने क्या देखा है? आज हमने ये देखा है जनाब के HCl, HI, HBr, HF, इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। फिर हमने ये देखा कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे HI इज़ मोर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट HF की निस्बत, HF ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर ये बात हो गई और फिर हमने उसके ऑक्साइड स्टार्ट किए और ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन में हमने सिर्फ डिस्कस मेनली किया ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, उसका प्रिपेयर करना, उसका एक रिएक्शन डीकम्पोजिशन का सल्फ़र के साथ, उसके बाद फ्लोरीन के साथ। उसके बाद हमने ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन देखे। इसमें हमने 2 ऑक्साइड डिस्कस करने। ये जो टेबल बना हुआ ना पेज नंबर 84 पे,
इस टेबल को पढ़ लेना, याद करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन इसको रीड कर लें। आप इसको आगे जाके जब ऑक्सी एसिड के साथ पढ़ेंगे तो ये आपको खुद ही याद हो जाना फिर। तो दो इसमें आपने जनाब अली क्लोरीन के ऑक्साइड्स देखे हैं, जिसमें आपने देखा ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, और आपने देखा Cl2O7 क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। इसको प्रिपेयर करने के तरीके देखे। आपने देखा कि सोडियम क्लोरेट का रिएक्शन करवाएं HCl के साथ, या पोटाशियम क्लोरेट का रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ। लेकिन जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यू हैव टू पुट ऑक्सैलिक एसिड आल्सो, कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन को। उसके बाद क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड का सिंपल सा एक रिएक्शन आपने देखा। आपने पर क्लोरिक एसिड के साथ HClO3 के साथ इसका रिएक्शन देखा और P2O5 के साथ रिएक्शन करवाया, डिहाइड्रेशन हुई और सिंपल इसके अंदर Cl2O7 आपको मिल गया। यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से याद करने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।